अब कैथोड, ये एनोड, ये चित्र था। अब इस चित्र में क्या किया था, जूलियस प्लाकर ने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नली में निर्वात उत्पन्न किया। निर्वात मतलब कि मशीनों द्वारा इसमें से गैस जो है, हवा वो निकाल दी, और ये खाली जगह में, इसमें खाली नल की है, इसमें गैसें भरी फिर, और गैसें भरने के बाद में इन्हें अति उच्च वोल्टेज दिया। अति उच्च वोल्टेज देने का मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्टेज के आसपास इन्हें करंट दिया, जिससे क्या हुआ कि उन गैसों का आयनन हो गया, और गैसें जो हैं, गैस यहाँ से कैथोड से कुछ प्रकाश किरणें, हरे रंग की प्रकाश किरणें इधर से इधर जाने लगी। जूलियस प्लाकर इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाए। इसके बाद वैज्ञानिक आए जे टॉमसन, और टॉमसन ने बताया कि जो कैथोड से किरणें निकल रही हैं और जो एनोड की ओर जा रही हैं, तो जहाँ से निकलनी है उसी नाम से इन्होंने नाम दे दिया कि इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। हमारा हेडिंग यही है, कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति। और बाद में पता चला कि ये कैथोड किरणें जो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कब तुम सोचो टॉमसन नाम सुना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो कहते थे टॉमसन ने की, लेकिन ये पता कैसे की, तो वो ऐसे की थी। अब कोई पता ये कहे कि भाई ये कैसे पता चल रहा है कि किरणें कणों से मिलकर बनी है, कि बीच में पंखा लगाया था, और पंखे लगा के जब ये किरणें पंखे पर डाली तो पंखा घूमने लगा। तो जो खाली किरणें होती ना, तो कभी पंखा नहीं घुमा पाती, लेकिन क्योंकि ये किरणें कणों से मिलकर बनी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पंखे के ऊपर कोई किंकड़ वगैरह, कण वगैरह मार रहा है, जिससे पंखड़ी घूमने लगी। तो इससे ये पता चल गया कि ये किरणें जो होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गया? इन कणों पर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब फिर इन्होंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगा के देखा। विद्युत क्षेत्र में अगर जो प्लस लेकर आ रहे हैं, प्लस प्लेट इसके पास में लेकर आ रहे हैं, तो ये किरणें इधर की ओर मुड़ जा रही हैं। अगर माइनस लेकर आ रहे हैं इसके पास में, तो ये किरणें दूसरी तरफ चली जाती हैं, क्योंकि माइनस से प्रतिकर्षित होती हैं। समान आवेश कभी भी एक दूसरे को नहीं खींचते हैं, विपरीत आवेश खींचते हैं। प्लस प्लस एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, माइनस माइनस नहीं खींचेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो खींचेंगे एक दूसरे को। तो ऐसे ही ये जो प्लस है, प्लस ये प्लस वाला जो उससे खींच लेगा किरणों को, लेकिन माइनस वाला नहीं खींचेगा, माइनस वाला दूर कर देगा। ऐसे ही चुंबकीय ध्रुव, जब हम चुंबक का एस ध्रुव लेकर आए, एस ध्रुव, तो एस ध्रुव से तो दूर चली जाती हैं, लेकिन जब हम एन ध्रुव लेकर आते हैं तो एन ध्रुव की ओर चली जाती हैं, क्योंकि एन ध्रुव प्लस का कार्य करता है। तो ये इन कैथोड किरणों के गुण पढ़ रहे हैं हम, तो अभी गुण बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में लिख रहे हैं, जो हमने कल चित्र बनाया था, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया था, देखने में तो समझ में आ गया होगा सबकी। लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे जूलियस जूलियस प्लाकर ने, लिखेंगे इसमें जो हमारा चित्र था, जूलियस प्लाकर ने कांच की, जूलियस प्लाकर ने यहाँ ही लिख लो, अरे कहीं भी लिख लो, पीछे लिख लो, कहीं भी लिख लो, बाद में फेयर में बना लें, कहीं भी लिख के। जूलियस प्लाकर ने कांच की एक पारदर्शी नली, कांच की एक पारदर्शी नली में कांच की एक पारदर्शी नली में निर्वात पंप द्वारा कांच की एक पारदर्शी नली में निर्वात पंप द्वारा निर्वात उत्पन्न किया और कम दाब पर और जहाँ कम दाब लिखा ना वहाँ लिख देंगे 10⁻³ mmHg, ना ऐसे लिख दो,
कम दाब 10⁻³ mHg पर गैसों को विसर्जित किया। विसर्जित मतलब इसमें प्रवाहित कर दिया हमने गैस। हाँ, 10⁻³ mmHg पारे की तुलना में दाब बताते हैं हम। दाब पर गैसों को विसर्जित किया। इस नली में धातु की दो प्लेटें, इस नली में धातु की दो प्लेटें लगाई, धातु की दो प्लेटें लगाई, जिनमें एक प्लेट कैथोड का कार्य करती है, और उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, कैथोड का कार्य करती है, और उस पर ऋण आवेश लिख दो, ऋण आवेश होता है या ऋणात्मक आवेश होता है। जबकि दूसरी प्लेट एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है, और उस पर दूसरी प्लेट एनोड का कार्य करती है, और उस पर धन आवेश होता है, जब इस नली में विद्युत धारा विद्युत विभव और ब्रैकेट में ले देंगे लगभग 10,000 वोल्ट। ब्रैकेट में लगभग 10,000 वोल्ट आरोपित किए जाते हैं, 10,000 वोल्ट आरोपित किए जाते हैं। तो कुछ हरे रंग की प्रकाश किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गति करने लगती हैं। टॉमसन ने इन किरणों को कैथोड नाम दिया। और पाया कि यह किरणें
और पाया कि यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हेड लिखेंगे कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। हेडिंग कैथोड किरणों के गुण। और गुण में लिखेंगे यह निम्नलिखित हैं। आज लिखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा है तुम्हें, चित्र भी है लेकिन आज लिखने का काम। हाँ जी, क्या यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हाँ गुणों में लिख रहे हैं, कैथोड किरणों के गुण में यह निम्नलिखित है। नंबर 1 और नंबर 1 लिखेंगे यह किरणें। नंबर 1 में यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कल देखा था वीडियो में, सीधी रेखा में चल रही थी। यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट, यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। मिलकर बनी होती हैं। नंबर नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में यह किरणें विद्युत क्षेत्र में यह किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में यह किरणें धन प्लेट, वो देखा था धन आवेश की ओर मुड़ जा रही थी, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। चाहो तो इसमें ये छोटा सा चित्र बना के दिखा सकते हो तुम ऐसे। ये कैथोड किरणें जा रही थी, जैसे एक ऐसे छोटी सी नली बना दो आप। जैसी हमने यहाँ एक प्लेट लगाई, कौन सी, प्लस आवेश वाली प्लेट, तो क्या हुआ, ये किरणें सारी की सारी इधर को मुड़ गई। देखो ये कैथोड किरणें जा रही थी, धनावेश लगाने पर जैसी धनावेश लगाया सारी की सारी किरणें जो वो कैथोड की ओर मुड़ गई, प्लस की ओर मुड़ गई। बना लो ऐसा चित्र। कैथोड किरणें, छोटा सा चित्र बना सकते हो तुम कि धन, ये अगर ये आवेश ना होता ना तो सारी सारी किरणें कैथोड से निकलती एनोड पर पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में हमने धन प्लेट लगा दी तो क्या हुआ, सारी सारी धन प्लेट की ओर मुड़ गई। बना सकते हो, ये बनाना है, बनाओ जल्दी फटाफट। एक नली बनाओ, नली में कैथोड किरणें दिखाओ और कैथोड किरणें मुड़ते हुए दिखा दो।
हो गई है। इसके बाद लिखेंगे, बना लो आराम से, नंबर 4, इसके गुण चल रहे हैं अभी। मिलेंगे चुंबक के क्षेत्र में यह है, चुंबक के क्षेत्र में यह है, चुंबक के क्षेत्र में यह है उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के क्षेत्र में यह है उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अगला हेडिंग है तुम्हारा ये धन किरणें या एनोड किरणें तथा प्रोटॉन की खोज। हाँ जी, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म वही है जो किरणों के हैं, सेम। कैथोड किरणों के गुणधर्म कह दो, इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म कह दो, समान है। देखो ये चित्र देख लो पहले, एक मिनट। देखो भाई, जूल अप्लाई करना है या टॉमसन ने प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया था कि एक विसर्जन नली ली, कांच की पारदर्शी नली ली। अब इस कांच की पारदर्शी नली में से जब हम हवा निकाल देते हैं तो ये विसर्जन नली कहलाती है। विसर्जन नली कहलाती है। अब विसर्जन नली तो ठीक है, ये विसर्जन नली बोल दिया, इसमें से सारी हवा ये निर्वात पंप द्वारा हम खींच लेते हैं। निर्वात पंप द्वारा हवा खींच ली।
अब हवा खींचने के बाद में ऐसा कुछ नहीं बचा तो इसमें गैसें भर दी। गैसें भरने के बाद में जैसे ही इसमें अति उच्च विभव प्रवाहित किया, वही सेम पहले वाला 10,000 वोल्ट के आसपास, तो क्या हुआ कि कैथोड किरणें जो हैं वो इधर से निकल के इधर जाने लगी। वही प्रैक्टिकल था। ये चीज़ टॉमसन ने देखी, जूलिया प्लाकर ने देखी, टॉमसन ने भी देखी कि भाई कैथोड किरणें जो है वो कैथोड से निकल के एनोड की ओर गति करने लगी। क्यों? क्योंकि जब वो कैथोड से निकलती है, कैथोड पर होता है ऋण आवेश और उस पर होता है धन आवेश। तो ये ऋण आवेश से किरणें निकलकर, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाने लगी। टॉमसन ने इन किरणों को कैथोड नाम दे दिया, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, कैथोड नाम दे दिया। उसी समय एक दूसरे वैज्ञानिक आए। उस समय उस प्रयोग को एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रयोग दोबारा किया। अब दोबारा करने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि भाई जो वो टॉमसन ने बताया बात तो सच है, कैथोड से किरणें निकल रही हैं, एनोड की ओर जा रही हैं और वो हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन गोल्डस्टीन ने एक और बात देखी, हमारी भी सुन लेते। तो गोल्डस्टीन ने एक और बात देखी, क्या कि जब किरणें कैथोड किरणें इधर से इधर जा रही थी, ठीक उसी समय कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर भी जाने लगी। चमकीली किरणें कुछ यहाँ से निकल रही थी और वो इधर की ओर जाने लगी। अब वो कहने भाई ये क्या तरीका हुआ? भाई टॉमसन ने तो देखा कि कैथोड किरणें इधर से इधर जा रही थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने देखा कि ये किरणें जा ही नहीं है, साथ में कुछ किरणें जो हैं वो इस साइड से निकलकर और इस दूसरी साइड को कहाँ से निकल रही है? एनोड से निकलकर, और रास्ते में कुछ इस तरीके से जाएंगी और यहाँ सामने इधर पर्दा रखा होता है, छिद्रों में से निकलकर, और वो क्या होता है पर्दे पर जाकर चमक उत्पन्न करती हैं। पर्दे पर यहाँ इसके पास पहुँच जाएंगी। यहाँ वही है, उसमें भी छिद्र होता है। हमने पहले छिद्र नहीं बनाया था, इसमें छिद्रित बना दिया ताकि कोई धोखा ना लगे कि किरणें जो है वो क्या पता यही वाली चमक उत्पन्न करती हों। तो जो किरणें आगे को चल रही होंगी वो पीछे को प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगी। इसका मतलब पीछे जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो कोई दूसरी किरणें आ रही हैं। तो हमने क्या किया? कैथोड में छिद्र किया, मतलब हरी वाली किरणें वो अभी भी जा रही हैं, वो उस साइड जा रही हैं, लेकिन कुछ किरणें उसी समय इस दिशा में भी आ रही थी। अब इन किरणों को गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया, देखा कुछ किरणें तो जा रही हैं, लेकिन गोल्डस्टीन भी ज़्यादा कुछ खास बता नहीं पाए। किरणों को जाते हुए देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ हो, डेथ हो गई हो या कुछ भी हो, वो उनके बाद इसके ज़्यादा किरणों के बारे में बता नहीं पाए। फिर इस प्रयोग को एक दूसरे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड ने आगे बढ़ाया, और रदरफोर्ड ने देखा कि जो गोल्डस्टीन ने बात की थी, बात तो सही है कि कैथोड किरणें तो ठीक है इधर से इधर जा रही थी, लेकिन एनोड से भी कुछ किरणें इधर से इधर की साइड जा रही थी। तो रदरफोर्ड ने इन किरणों का गहन अध्ययन किया, फिर वही वाला तरीका अपनाया कि भाई कैसे कैसे ये जा रही हैं, इन पर चुम्बक भी लगाई, विद्युत भी लगाया, बीच में पंखा भी लगा के देखा, सारी चीज़ें करके देखी। फिर पता चला कि ये किरणें जब एनोड से निकल रही हैं, तो वो जैसे टॉमसन ने खेल खेला, ऐसे उन्होंने कहा जब एनोड से निकल रही हैं तो यही नाम दो इन्हें। इन किरणों को रदरफोर्ड ने एनोड नाम दे दिया। अब क्योंकि खोज गोल्डस्टीन ने की थी तो नाम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों पर क्योंकि ये धनावेश से निकल रही है, इन किरणों पर खुद पर भी धनावेश होता है, तो इसलिए इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन्हें एक नाम और कहते हैं, इन्हें केनाल किरणें भी कहते हैं। केनाल किरणें कहते हैं, केनाल किरणें भी कहते हैं। तो गोल्डस्टीन किरणें, केनाल किरणें, धन किरणें, एनोड किरणें, ये सारी की सारी एक ही प्रकार की किरणें होती हैं जो एनोड से निकलती हैं, कैथोड की ओर जाती हैं और पीछे रखे पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। हाँ, जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, चमक उत्पन्न करती हैं। फिर बाद में इन्होंने इनका गहन अध्ययन किया, रदरफोर्ड ने और ज़्यादा प्रयोग किया। फिर प्रयोग करने के बाद में इन्होंने देखा कि सेम वही है, क्योंकि ये किरणें धनावेशित होती हैं, प्लस वाली किरणें होती हैं। तो अगर इन पर हम प्लस आवेश लेके जाएं इनके पास तो किरणें दूर भागेंगी इससे, और माइनस वाला आवेश लेके जाएं तो किरणें उधर को मुड़ जाएंगी, माइनस वाले की ओर को। फिर उन्होंने चुंबक के क्षेत्र रख के देखा, चुंबक के क्षेत्र में अगर जो एन सिरा रख रहे हैं तो एन सिरा तो धनावेश होता है, तो उससे किरणें दूर भाग रही हैं। और अगर जो एस सिरा रखते हैं तो एस सिरा माइनस से काम करता है, एस सिरे की ओर मुड़ जाती हैं। और किरणें ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगर बीच में हम इसमें पंखा लगाना चाहें तो जैसी ही किरणें आती हैं वो पंखे को घुमाना स्टार्ट कर देती हैं। इससे पता चलता है कि किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हो गई। अब तक तुमने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, हर कोई बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे कि रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। लेकिन कैसे की, कितनी मेहनत की, किसका प्रयोग पकड़ कर आगे को बढ़ाया, बीच में से भाई आधा रास्ते तू चल, आधे रास्ते में चलता हूँ, वो वाली बात हो गई कि गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया, बाकी बचा कुछ सारा नाम जो रदरफोर्ड का चलता है। तो ये सारा प्रयोग किया
धन किरणों की खोज की और साथ में प्रोटॉन की खोज की। ना ना ना, वो नहीं है। दरअसल कुछ किरणें जैसे इधर से जा रही हैं, कुछ किरणें इधर से जा रही हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम ये वाली किरणें उत्पन्न कर रहे होते हैं ना, तो इन किरणों को किसी विद्युत युक्ति द्वारा रोक दिया जाता है। अब उन किरणों को रोक दिया जाएगा। कैसे रोक दिया जाएगा? अब तुमको यार ये कैसे रुक जाएंगे? तो हम करेंगे कि यहाँ तुम सोचो कोई धनावेश लगा दो, यहीं कोई बीच में रास्ते में धनावेश है, किरण वहीं रुक गई, वहाँ पहुँची नहीं, अटक गई। या एक इसमें ना वो होते हैं, अभी तुम पढ़ोगे, वो होते हैं स्फुट दीप्ति, प्रस्फुट दीप्ति होते हैं, वो इसमें कवर्ड होते हैं, इनके ऊपर से कवर्ड कर दिया जाता है तो वो किरणें निकलनी बंद हो जाती हैं। जैसे इसको ऊपर रख देते हैं तो हम कहते हैं कि सोचो भाई एक पिन्नी के अंदर को तो ये पार हो जाती है, हम कहेंगे तिरपाल लगा दो इसके आगे, तिरपाल में या कोई मोटी चादर लगा दो, उसके आगे नहीं निकल पा रही है, तो किसी युक्ति द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। तो फिर एक ही बार में ये होता है। लेकिन ये प्रयोग उस टाइम पर होता है। अब कोई चीज़ रुक गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्पन्न नहीं हो रही है, समझ लो। कोई चीज़ रुक गई है इसका मतलब ये नहीं कि उत्पन्न नहीं हो रही है, उत्पन्न तो बराबर हो रही है, जब चाहे उसे उत्पन्न कर सकते हैं। खोज करने में और मतलब किसी चीज़ की प्रयोग करने में, मतलब कोई नई चीज़ बनाने में और खोज करने में अंतर होता है। कहते हैं ना, है ना भाई, वो प्रयोग करा, जैसे ऐसा कह देते हैं भाई वो न्यूटन ने वो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? हर कोई जानता है, न्यूटन ने की, न्यूटन ने की। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो इसका मतलब क्या, जो पृथ्वी वस्तु खींच रही है तो वो न्यूटन ने खोज की उसकी? नहीं। अगर न्यूटन ने सिर्फ उसे इजाद, मतलब इजाद नहीं किया, न्यूटन ने सिर्फ ये बताया, पता लगाया। एक चीज़ होती है बनाना, इजाद करना। जैसे ये चीज़, सब चीज़, ये सब चीज़ इन्होंने बनाई है, ये चीज़ खुद पहले से हो रही है, ये तो इन्होंने सिर्फ देखी। जैसे कल उसने बोला कि भाई इसने बोला ये किरणें हरे रंग का प्रकाश क्यों उत्पन्न करती हैं, तो दरअसल हरे रंग का प्रकाश हमारे हाथ में नहीं है कि इसे हरे रंग से लाल रंग कर दो, ये तो प्राकृतिक चीज़ है। हम सिर्फ उसकी खोज कर रहे हैं कि भाई लाल रंग तो हो रहा था, वो हरा रंग तो हो रहा था, हम सिर्फ बता रहे हैं कि किरणें हो रही हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो उससे पहले क्या वस्तु ऊपर जाती थी? वस्तु तो उससे पहले भी नीचे ही गिरती थी। सेब न्यूटन के सर पर आकर लग गया तो इसका मतलब क्या उससे पहले नीचे ना गिरता था? और टूट के तो सेब नीचे गिरता था, उससे पहले भी 1600 से पहले भी सेब नीचे गिरते थे, उससे पहले भी नीचे गिरते थे, अब भी नीचे गिर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी नीचे गिरेंगे। न्यूटन ने क्या बताया? सिर्फ ये बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो वस्तुओं को खींच लेती है। इजाद नहीं की उसने कि गुरुत्वाकर्षण बहुत कहना या गुरुत्वाकर्षण खोज के, तो बहुत सारे को ऐसा लगता है गुरुत्वाकर्षण न्यूटन नहीं बना दिया। ऐसा लगता है सुनने में कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन नहीं बना दिया, और भाई न्यूटन ये सब कुछ बता रहे थे, उससे पहले तो पृथ्वी कुछ कर ही ना रही थी। पृथ्वी अपने आप में वही काम कर रही थी जो पहले कर रही थी, अभी भी वही कर रही है, बाद में वही करती रहेगी। तो देखो सर, हमेशा वैज्ञानिक जो होते हैं ना, जो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो या तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें दो काम होते हैं। एक तो पहले से खोजाई चीज़ कोई खोज दो। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक दुनिया में बहुत पागल है, इसे कुछ नहीं पता। इनके सामने जो चीज़ ला के रख दो उसे मानना शुरू कर देती है, बस सिद्ध करके दिखा दो। एक ये है कि भाई अपना मेहनत करो, जीरो से स्टार्ट करो, अपनी सारी चीज़ें लगाओ, अपनी सब कुछ बनाओ और सभी कुछ अपना बनाओ। जैसा कोई गाड़ी है या कोई मोटर है या कोई मोबाइल है, कुछ भी है, ये इजाद किया है, ये बनाया है, इसमें मेहनत लगी है। ऐसा नहीं था कि कहीं पहाड़ों के अंदर मोबाइल था, खोद कर निकाल ले। वो क्या हुआ, वो खोज कर लेते। जैसे हम कोई तत्व खोजते हैं, अपर सारणी में है ना, पोटेशियम खोज लिया, हाइड्रोजन खोज लिया, ऑक्सीजन खोज ली, तो ये हम बना नहीं रहे हैं, ये प्राकृतिक हैं, पहले से मौजूद हैं, और भी बहुत मौजूद होंगे, हमें पता नहीं है। समझ रहे? तो अंतर होता है खोज करने में और इन्वेंस करने में, बनाने में। उस चीज़ को अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं दोनों। तो फिलहाल ये चीज़ हमारी पहले से हो रही थी, बताया इन्होंने। कोई चीज़ नहीं बना लेते हैं वो, तो वो सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। चित्र आएंगे फिर इसके बाद हिंदी लिखेंगे, इसकी अंतर होता है दोनों चीज़ों में। साफ साफ चित्र बनाया करो, बड़ा बड़ा छोटा सा चित्र नहीं बनाना होता है। गोल्डस्टीन नाम गलत मत कर देना। गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नली में गैसों का विसर्जन किया। एक विसर्जन नली में गैसों का विसर्जन किया।
गैसों का विसर्जन किया, और कम दाब पर, और कम दाब पर, कम दाब प्रेशर और कम दाब पर, कम दाब पर अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज ब्रैकेट में 10,000, अति उच्च वोल्टेज ब्रैकेट में 10,000 आरोपित करने पर, आरोपित करने पर, करने पर यह पाया कि, आरोपित करने पर यह पाया कि कुछ किरणें, कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर गति करती हैं, कैथोड से, अभी कैथोड वाली लिख रहे हैं हम, अभी लिखी कैथोड वाली रहे, कैथोड से एनोड की ओर गति करती हैं, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, जिन्हें एनोड किरणें, सॉरी, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, जैसा अभी इन्होंने ये पूछा था ना कि ना हमारे पास कैथोड किरणें इधर से इधर जा रही हैं, ठीक उसी समय इससे एनोड से कैथोड, ये कैथोड से तो इधर की ओर किरणें चलेंगी कैथोड किरणें, लेकिन ठीक उसी समय एनोड से इधर की ओर चलेंगी किरणें। बीच में पंखा रख दें तो ये पंखा घूमना नहीं चाहिए किसी दिशा में, क्योंकि वो उधर से पड़ रही है, ये इधर से पड़ रही है। लेकिन हमारा जो पंखा है वो यहाँ नहीं रखा जाता उस टाइम पर, उस स्थिति में फिर पंखा जो है वो हमारा यहाँ रखा जाएगा, यहाँ। कैसे? मतलब विसर्जन नली हमारी बड़ी होगी, बड़ी होगी तो क्या होगा, किरणें जो है वो पार निकल रही हैं, समझ गए। अब कोई कहीं इधर कैथोड किरणें, इधर तो पहुंच ही नहीं सकती कैथोड किरणें, कैथोड किरणें तो इधर दिशा में चलेंगी, ये होता है। तो पंखा बीच में कोई हम यहाँ नहीं रखेंगे, पंखा यहाँ भी रख सकते हैं। अगर इन्हें रोका ना जाए तो पंखे को उधर की साइड रख दो नली बड़ी करके, और पंखे वहाँ रख दो तो वहाँ घूम जाएगा, तो दोनों काम होते हैं। तो क्या लिखा था, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय कुछ किरणें, ठीक उसी समय कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गति करती हैं, ठीक उसी समय कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गति करती हैं, एनोड से कैथोड की ओर गति करती हैं। रदरफोर्ड ने, फुल स्टॉप लगा लिखो, रदरफोर्ड ने, हाँ फुल स्टॉप लगा उसमें लिख रहे हैं अभी। रदरफोर्ड ने इन किरणों को, रदरफोर्ड ने इन किरणों को धन किरणें, धन किरणें या एनोड किरणें नाम दिया, धन किरणें, धन किरणें या एनोड किरणें नाम दिया, और पाया कि, और पाया कि, और पाया कि यह किरणें, और पाया कि यह किरणें धन किरणें या एनोड किरणें नाम दिया, और पाया कि यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर, पाया कि यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं,
जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, कणों को जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। धन किरणों को लास्ट लाइन है ये, धन किरणों को कैनाल किरणें, धन किरणों को कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं। धन किरणों को कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं, ये कहते हैं। कहते हैं। अब हेडिंग है इसके बाद कि धन किरणों के गुण। गुण लिखेंगे हम। ना प्रकाश करने के होंगे। प्रकाश भले से उत्पन्न करती हैं लेकिन प्रकाश किरण नहीं है ना। दरअसल जो हमारे पास सूर्य से आने वाली नॉर्मली प्रकाश किरणें होती हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं। ये वो प्रकाश किरणें नहीं है, वो दृश्य प्रकाश किरणें होती हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में पड़ सकती हैं, इन्हें हम पक्का नहीं कह सकते। तो अभी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। थोड़ा पराबैंगनी क्षेत्र, अलग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र होते हैं। अब सुन लो इधर, इसमें लिखा था हेडिंग तुम्हारा धन किरणों का गुण, और इसमें लिख देंगे यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। हाँ, आज इतना लिख रहे हो, वरना कल से तो तुम मेरे कल सवाल वाल करने स्टार्ट करोगे। आज तुम्हारे पेन भी खत्म हो जाएंगे भाई साहब। हेडिंग है धन किरणों के गुण। हेडिंग हो गया, यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। और निम्नलिखित में लिखो नंबर 1, यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर 1 में है यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर सेकंड, यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। हो गया। नंबर 3, और नंबर 3 में लिखेंगे, देखो इधर 3 में ये है कि हाँ, एक और हमने लगा दे कोई धन प्लेट, एक और लगा दी हमने कोई ऋण प्लेट। तो किधर को मुड़ जाएंगे ये? देखो इन किरणों पर धनावेश होता है, तो सारी की सारी किरणें जो है ना वो ऋणावेश की ओर मुड़ जाती है। ऐसे क्या होती है? रेडियो की तो कहीं से भी लगा देंगे हम, अलग से ले आएंगे। वो तो हमारे पास 2 तार हैं, तार ही ले जाओ,
इनके पास ऐसे करके तार ले जाओ तो भी मुड़ जाएंगे। तो प्लेट ना सफ़ेद चमकीली, चमक किसे कहते हैं? चमक लाल से तोड़ना पड़ती है, चमक। मैंने बोला पर्दे पे जाकर चमक उत्पन्न करती हैं, तो चमक क्या कोई हरे रंग से थोड़ा कर देंगे? चमक के लिए तो चमकीला, चमकीला कैसा होता है? रोशनी जैसा होती है। हाँ, तो ये चित्र बाद में बना लेंगे। पहले एक लाइन लिख दो थर्ड में। क्या लिखने वाले हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं या ऋण आवेश की ओर मुड़ जाती हैं। तो लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, विद्युत क्षेत्र में, नंबर 3 में, विद्युत क्षेत्र में यह किरणें, विद्युत क्षेत्र में यह किरणें हाँ ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं या ऋण आवेश की ओर मुड़ जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में यह किरणें ऋण आवेश की ओर मुड़ जाती हैं। ये चित्र बना लो छोटा सा, ये मतलब सारी चीज़ें नहीं बनानी है। कैथोड एनोड बनाओ, किरणें इधर को मुड़ता हुआ दिखा दो। हाँ जी, चित्र बनाना है, पूरा नहीं बनाना है, जैसा था ऐसे बनाना है। बस इधर आवेश वाला दिखाना है। नंबर 4 लिखेंगे। बना लिया? बना जल्दी। फोर्थ में इसमें लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ना बना? अरे बनाओ जल्दी। लेंगे, हो गया? देखो लास्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह किरणें, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह किरणें ना विक्षेपित लिख सकते हैं या आकर्षित लिख सकते हैं। तो लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह किरणें दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। मुड़ जाती हैं। उसका चित्र बनाने की जरूरत है नहीं तुम्हें, इसी की जगह ऐसा हो जाएगा बस। ये तुम्हारा एस हो जाएगा, ये तुम्हारा एन हो जाएगा। तो चित्र मत बनाओ, रहने दो। क्या बनाना है? देखो इधर, हेडिंग है न्यूट्रॉन की खोज।
किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? चैडविक। हेडिंग न्यूट्रॉन की खोज। लिखवाऊँ तुम्हारा या निकालोगे फिजिक्स? नहीं लिखवाऊँ, लिखना ही लिखना है इसमें भी। अब देखो इधर हुआ क्या कि दो कण तो हमारे खोजे जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोजे जा चुके हैं। तो ऐसी अभिधारणा थी लगभग 1920 के आसपास। क्या थी कि परमाणु होता है, परमाणु होता है और परमाणु में अंदर नाभिक होता है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। सिर्फ यही बता पाए थे रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था, तो उन्होंने बताया कि नाभिक होता है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं बताया था। प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन ये नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि सोचो इसमें एक प्रोटॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है। अब क्या हुआ कि जब ये परमाणु जो है, परमाणु वो इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। इन दोनों का भार तोल के देखा इन्होंने, चैडविक ने भार तोल के देखा। सोचो कुछ ऐसा आ गया, जो भी जोड़ के 10 7 कुछ ऐसा करके आ गया। प्रोटॉन का भार तोला, इलेक्ट्रॉन का भार तोला, दोनों को तोल के जब जोड़ा तो कुछ इतना आ गया। अब इन्होंने जो परमाणु था वो पूरा अकेला तोल के देखा, ये परमाणु पता चला, हाँ जब ये तोल के देखा पता चला ये 11 आ रहे हैं। और कह रहे ये कैसा हो रहा है, परमाणु को अकेले तोल रहे हैं। उस टाइम न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, परमाणु को अकेले तोल रहे हैं तो 11 किलो का आ रहा है, और 11 किलो का मान के चलना, 11 किलो का आ रहा है। और अगर जो हम कह रहे हैं ये परमाणु जो इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, और इन दो चीज़ों क्या मतलब इनसे मिलकर बना है, इन दोनों को अलग अलग तोल के देख रहे हैं तो ये 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या भाई, जब ये पूरा खाली परमाणु तो अपने आप में कुछ भी नहीं होता, तो कागज ही समझ लो जैसे। अब सोचो किसी कागज़ के अंदर दो चीज़ें रखी हैं, कागज़ का अपना वजन तो है नहीं, हम कहेंगे उन दो चीज़ों को अलग अलग तोल के देखो, समझ रहे, अलग अलग तोल के देखा तो इतना आया 10.7 के आसपास। अब उन्हें जब अलग अलग तोल के देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो पूरे कागज़ में रख के जब हम उसे तोल के देख रहे हैं तो वो 11 आ रहा है, गलत हो रहा है। तो चैडविक ने देखा भाई अलग अलग तोल के ये आ रहा है, पूरे को अकेले को तोल लें तो इतना आ रहा है, पूरे को तो जब तोल लें तो बीच में इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर है, वो हमसे मिस हो रही है। हम सिर्फ मान्य हैं, होने को तो कितने भी हो सकते हैं, हम सिर्फ मान्य हैं ऐसा। तो अब उन्होंने बोला कि बीच में कोई ऐसी चीज़ है। अब तुम्हें लग रहा है 11 किलो का थोड़ा होगा परमाणु, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि दोनों को अलग अलग तोलने हैं, अलग अलग तोलने। किसी कागज़ में सेब है, सोचो, अरे सुनो, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, हमने किसी कागज़ में बंद कर दिए। एप्पल का अपना वजन 200 ग्राम, ऑरेंज का अपना वजन 200 ग्राम, ठीक है जी। अब कागज़ का कितना होना चाहिए फिर, कागज़ में जब हमने हमारे ही रखे तो हमने कागज़ पैक कर रखा पूरा, कागज़ में तो वजन होता ही नहीं है, सोचो तो कितना होना चाहिए, 400 ग्राम, ये तो होना चाहिए। लेकिन वजन आ रहा है 600 ग्राम। इन दोनों को जब आपस में तोल के देख रहे हैं तो 400 ग्राम आना चाहिए, लेकिन जब हम पूरे कागज़ को तोल के देख रहे हैं तो वो 600 ग्राम आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इसका मतलब ये जो आदमी कागज़ में लपेट के इसमें कुछ लाया, इसमें एक अंदर चीज़ छुपा रखी है, इसने छुपा रखी है यार। हम सब बता रहे हैं 2 और है इसके अंदर कुछ और, क्योंकि अगर 2 को हम अलग अलग तोल लें तो 400 है, और हम ऐसा पूरे कागज़ को तोल के देख रहे हैं तो वो 600 है। इसका मतलब बीच में एक चीज़ जो है वो छुपा रखी है। अब इन्होंने बताया कि जब परमाणु के हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग तोलते हैं, अलग अलग द्रव्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम होता है, कम होता है। जिस कारण क्या है, जब कम होता है तब चैडविक ने एक नए कण की खोज की, उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर एक अन्य कण उपस्थित होता है। चैडविक ने उसे न्यूट्रॉन नाम दिया और पाया कि उसका वजन तो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन उस पर आवेश कुछ नहीं होता है, ये बताया। तो जब उसमें प्रोटॉन का भार इसमें ऐड किया
प्रोटॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का भार इसमें ऐड किया, जो भी हमारा एक या जो भी आया था, पता चला वो 11 आ गया पूरा पूरा, अब बराबर हो गया। तो इन्होंने बोला अब सही है, अब हमसे कोई चीज़ मिस रही हो रही, मतलब एक न्यूट्रॉन जैसा हमारा रह गया था, एक तीसरा फल जैसा कोई और रह गया, सोचो उसे भी हमने ऐड कर दिया, तो अब इधर जोड़ लो तो भी 600 आ रहे हैं, अलग अलग जोड़ोगे तो, और एक साथ जोड़ेंगे तो भी 600 आ रहे हैं। तो अब जो कमी थी वो पूरी हो गई। समझ आया क्या हुआ है? तो इन्होंने तोल तोल के पता कर लिया, मतलब तोल तोल के खोज हो जा रही है। हम तो इस चीज़ को सोचते भी नहीं क्या ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से, हाँ देखो इस तरीके से इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। तो यही बात हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु प्रोटॉन, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, परंतु चैडविक ने इसका गहन अध्ययन किया, परंतु चैडविक ने इसका गहन अध्ययन किया और पाया, गहन अध्ययन किया और पाया कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, और पाया कि क्या रह गया, परंतु चैडविक ने इसका गहन अध्ययन किया और पाया कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम होता है, परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम होता है, अतः परमाणु के भीतर एक अन्य कण उपस्थित है, अतः परमाणु के भीतर एक अन्य कण उपस्थित है, एक अन्य कण उपस्थित है जिसे, एक अन्य कण उपस्थित है जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया, जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया, जैसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया और पाया कि, जैसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया और पाया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, और यह उदासीन होता है, और यह उदासीन होता है। कल के ना तुम्हारे पास हेडिंग है समस्थानिक, और वो निकालेंगे जिक्स हेडिंग समस्थानिक, समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक वगैरह ये सब पढ़ेंगे कल।